हाय एवरीवन, वेलकम टू बंधु एकेडमी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज हम लोग सीटेट के सीडीपी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो कि ऑनलाइन शिफ्ट में आया था। और ये पेपर जो है 7 फरवरी को हुआ था, लास्ट डेट में हुआ था। तो चलिए हम लोग सीटेट के क्वेश्चन का सीडीपी वाला क्वेश्चन सारा है डिस्कस करेंगे, कैसा प्रश्न आया था। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे के प्रारंभिक वर्ष में विकास का क्रम क्या होता है? सरल से जटिल की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, वैश्विक से स्थानिक की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, वैश्विक से स्थानीय की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सरल से जटिल की तरफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरे में चलते हैं। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है? आरंभिक बालावस्था, माध्यमिक बालावस्था, किशोरावस्था या प्रसूतिपूर्व अवस्था। भाषा के विकास के लिए, बच्चे के भाषा के विकास के लिए कौन सा संवेदनशील काल होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, आरंभिक बालावस्था। जैसे कि इसमें बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच में जो भी वो सीखना चाहता है, बोलना पढ़ना लिखना, वो सीख जाता है। तो हमारा संवेदनशील काल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाता है? समाजीकरण, समायोजन, समावेशन या अनुकूलन। जैसे कि जीन पियाजे ने बताया है कि अनुकूलन के ही पार्ट एक मिनट रुक जाइए, अनुकूलन के ही पार्ट समावेशन और समायोजन है। तो जैसे कि बताया गया है कि इसमें वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाता है? समाजीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं? उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। संवेदी चालक में, पुरुष संक्रियात्मक में या मूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में, किस में आ जाते हैं? अनुकरण मतलब नकल करना, बच्चे देखकर नकल करना सीख जाते हैं। किस में? तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, संवेदी चालक में। क्योंकि ये बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में जो भी देखेगा सुनेगा बच्चों का घर परिवार में, वो अनुकरण करके वो करना सीख जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देती है, अपनी सोच को क्या दर्शाती है? सूरज को सजीव मान रही है तो अपनी सोच को क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अपरिवर्तित या वस्तु स्थायित्व। क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जीववादी चिंतन। क्यों? उसमें जीववादी चिंतन हो जाता है, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? नहीं वाला ध्यान से पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन में। समयपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़ या सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें कौन सा लेव वाइगोस्की ने नहीं दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने आप लोगों को जैसे कि पता है कि समयपस्थ विकास का क्षेत्र दिया, पाड़ भी दिया, सामाजिक अंतःक्रिया दिया, स्कीमा नहीं दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। स्कीमा जो है पियाजे ने दिए थे। कौन दिए थे? पियाजे ने दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? सही ये पूछा है। प्रश्न हमारा 7वां पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए सही है तो क्या हो जाएगा हमारा? विद्यार्थियों को सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना या वांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, या उपरोक्त इशारा व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ या अवलंबन देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? जैसे कि आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत हो जाएगा। वांछनीय व्यवहार को
इनाम को बढ़ावा देना, ये भी गलत हो जाएगा। सज़ा देना, ये भी गलत हो जाएगा। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही पूछा है लेवैगोस्की के अनुसार, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ देना, इसके फोल्डिंग देना, वही हो जाएगा, इसके फोल्डिंग देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरे कर्षण और अनुमोदन बनाए रखना, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी समानता के लिए मान्य है। क्या होगा ऑप्शन नंबर में, बताइए आप लोग। जैसे कि कोहलबर्ग ने 3 चरण दिए हैं, जिसमें कि तीनों चरण में 2-2 स्तर हैं। तो हमारा ये फर्स्ट सही हो जाएगा। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, ये हमारा प्रथम अवस्था का विशेषता है। जैसे कि इसमें आज्ञा और दंड का वही चरण अवस्था है। तो हमारा ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चों को उनकी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। बच्चे इनाम को पाने के लिए सज़ा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक प्रगतिशील कक्षा में बाध्य किया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की क्षमताओं को पा लेते हैं। ये बच्चों की योग्यता के अनुसार नामित पृथक्करण भी नहीं करना है, और ना ही उसे सज़ा के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड द्वारा दिया गया है? हावर्ड ने 8 प्रकार की बुद्धि दिया है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। इसमें से कौन सा है? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि, कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, भाषाई बुद्धि। जैसे कि 8 प्रकार की बुद्धि दिया: भाषाई बुद्धि, तर्कपूर्ण बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतकी बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, ऐसे 8 प्रकार की बुद्धि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक्य, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है। प्राइवेट स्पीच क्या खुद को बातचीत करती है? प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। बच्चे जब, जैसे कि आप बच्चे से कोई प्रश्न पूछता है और अपने आप से उससे बातें करना, प्रश्न पूछना, प्राइवेट स्पीच, वो जैसे कि वो एक प्रोत्साहित करने के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रोत्साहित करना, ना कि हतोत्साहित करना, ना कि नकारना और ना ही दंडित करना इस्तेमाल करने से। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रोत्साहित करना। मोहन ने घर व समाज के लड़कियों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जैसे कि मोहन कोई लड़का है और वो कोई भूमिका को निभाना चाहता है और उस भूमिका में लड़की का रोल है, और वो लड़की का ड्रेस पहनना है, तो उस रोल को निभाने के लिए मना कर रहा है। तो उसमें क्या है? जेंडर भूमिका की लचीलापन, जेंडर की समानता, जेंडर में गतिशीलता या जेंडर प्रारूपता। लचीलापन तो है नहीं, ना ही समानता इसमें दिखा रहा है, ना गतिशीलता दिखा रहा है, जेंडर प्रारूप है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विभेदी निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन या अनुबंधन। विविधि मतलब अलग अलग प्रकार के। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मानकीकृत होगा नहीं, उद्दीपन होगा, अनुबंधन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। समाज क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? बताइए आप लोग। वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षा, सहयोगात्मक परियोजना, मानकीकृत परीक्षा या मानक संदर्भी परीक्षाएं,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहयोगात्मक परियोजनाएं, क्योंकि इसमें इस सहयोग से द्वारा जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो भी हमारे एक प्रोजेक्ट का काम बहुत ही अच्छा होता है और इस तरह कच्चा-कच में मूल्यांकन करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या है? बताइए आप लोग। अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्डर और रजिस्टर को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बताइए आप लोग। 15 का क्या होगा? 15 का हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, ना कि शिक्षार्थियों द्वारा सौंपे गए किसी एक कार्य को पूरा करना, ना रिकॉर्ड को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह को बनाना। कभी भी समान योग्यता वाले समूह नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के, किसी में मान लीजिए कोई कम होगा पढ़ने में, कोई ज़्यादा होगा, तो उसे अलग अलग प्रकार के बनाना चाहिए, ना कि एक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों को विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन, नामीकृत पृथक्करण या प्रतिस्पर्धा या बहिष्करण? क्या होगा? विद्यार्थियों को उनके अभिरुचि या ज़रूरतों के परिवेश के अनुसार जो भी हम उनको ध्यान में रखकर उनकी गतिविधियों का अनुभव विकल्प देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? समावेशन में आ जाएगा, ना कि पृथक्करण में आ जाएगा। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में भी नहीं आएगा, बहिष्करण में भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में से क्या कक्षा में संस्कृति संवेदनशील को बढ़ावा नहीं देता है? यहाँ पूछा है, नहीं देता है। ध्यान में रख के पढ़िएगा। नहीं देता है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभव को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावित संस्कृति के त्योहारों मनाना, हर विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा? बताइए आप लोग। नहीं पूछा है ना, क्या होगा? तो ये तो हमको भी सही लग रहा है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभव को साझा करने व बढ़ावा देने, हर विद्यार्थी को विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो पूछा है नहीं, तो नहीं ये है गलत, क्योंकि गलत ही पूछा है तो हमारा गलत ही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन गतिविधियों की कठिनाइयाँ होती हैं जो, अगर पाठ को पढ़ते समय कोई भी बालक होगा लंबे अंशों को पढ़ नहीं पाता, लंबे समझ नहीं पाता है, तो क्या होगा? पढ़ने में उसकी डिफ़िकल्ट होती है, पढ़ने में उसको कठिनाई होती है। क्या होगा? तो क्या इसका ऑप्शन होगा? गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, सड़क बाधित या लेखन वैकल्प? क्या होगा? इसमें हो जाएगा पठन वैकल्प, क्योंकि पढ़ने से रिलेटेड पूछा है ना, तो पठन वैकल्प हो जाएगा। गुणज में हो जाएगा जिससे इसको घटाना, जो भी बूढ़ा भाग में प्रॉब्लम होगा तो गुणज से हो जाएगा। स्वर्ण सुनने से रिलेटेड हो जाएगा। लेखन लिखने से रिलेटेड प्रश्न हो जाएगा, वैकल्प हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, पठन वैकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में स्वर बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा सामग्री उपयुक्त नहीं है? स्वर किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाली रेडियो, त्रिआयामी पाठ और मानचित्र। स्वर बाधित वाले बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाली रेडियो, त्रिआयामी चार्ट, ये तो महत्वपूर्ण है। स्वर किताबें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है। सही तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे
एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न या खुले जवाब वाले प्रश्न? क्या होगा? ये हो जाएगा खुले जवाब वाले प्रश्न, क्योंकि इसमें ओपन माइंड होकर बच्चे जो भी अपना होगा प्रश्न पूछेंगे या जवाब देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे नज़र अंदाज किया जाए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए या उनकी उपेक्षा की जाए। क्या होगा? कभी भी तो नकारना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, नकारना चाहिए, ना ही उनकी उपेक्षा की जाना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी वो अपने साथ अनुभव लेकर आएँ तो उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए साथ में कोई लेकर आए, अनुभव जना लेकर आएँ, वो तो अलग की बात है, लेकिन उन्हें जो भी अपने साथ अनुभव लेके आएँ उनके साथ उनको बढ़ाना चाहिए कि आपने जो भी सीखा है बहुत अच्छा सीखा है, आगे काम आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिख करके, बोलकर व सुन करके, सोचकर व मनन करके। बच्चे कैसे सीखते हैं बताइए? इस ऑप्शन में कौन सा सही है? हमको तो पूरा सही लग रहा है। चीज़ों को बनाकर वो कार्य करके, पढ़कर व लिख करके, बोलकर व सुन करके, सोचकर वो मनन करके। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरण पर बल देकर शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की उनकी गतिविधियों के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस तरह बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे? इसमें तो निष्क्रिय वाला टैग वर्ड गलत हो जाएगा, केवल वाला भी गलत हो जाएगा, मानकीकृत वाला गलत। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, इससे जो कि एकदम करेक्ट है। शिक्षक बच्चों की उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनकी सामाजिक संस्कृति संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध या लगाव? अपनेपन की भावना को जब देगा तो हमारा अपनापन ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। हीनता भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से या प्रतिक्रिया सेट से या कार्यात्मक स्थिरता से? समस्या समाधान, कोई भी चीज़ हम तार्किक सोच से करेंगे तो हमारा जो भी समस्या समाधान की प्रक्रिया होगी वो बेहतर होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ना कि निष्क्रिय से, ना कि प्रतिक्रिया सेट से, ना कि कार्यात्मक स्थिरता से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। चलिए 26 पे चलते हैं। बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ क्या होती हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहतर हानिकारक है, बच्चों के अविवेक चिंतन को दर्शाती है, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, वयस्कों की उनकी हीनता को दर्शाती है। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे कि बच्चे की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। जो भी त्रुटियाँ वो करेंगे, जो भी भ्रांतियाँ करेंगे उनके सोच में, वो सोचेंगे कैसे हमने गलतियाँ की, कैसे हमने ये इसको बिगाड़ा बनाया, तो उसको सोचेंगे। ना कि हानिकारक है, अविवेक चिंतन भी नहीं है और वयस्कों की हीनता भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। क्या नहीं है? आनंद, एक मिनट, आनंद, उत्सुकता, उत्साह या ऊब? किस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चों के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई है तथा उनकी रुचि की नहीं है? अगर वो किसी काम को कर रहे हैं उसमें रुचि नहीं है तो उस काम को वो ऊब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण में आ गया है।
तो पढ़ते हैं कथन। बच्चे में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। कारण है इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। क्या होगा? हमको तो कथन और कारण दोनों ही गलत लग रहे हैं। जैसे कि बच्चे में सजा का डर पैदा करना, ये गलत हो जाएगा। इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली कराती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ए और दोनों गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावशाली करता है? विद्यार्थियों को अभिरुचि में संलग्न की गति की प्रासंगिकता में, विद्यार्थियों को विकासात्मक स्तर में, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ में। क्या हो जाएगा? सीखने की प्रभावशीलता कारक क्या है? विद्यार्थियों की अभिरुचि में। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की अभिरुचि में, संकल्प की कथित प्रासंगिकता में, विद्यार्थियों को विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धति। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ये सारे सीखने के प्रभावशाली कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार को सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति कारकों का परिवेश के तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो गलत दिया है। व्यवहार के सामाजिक परिवेश पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत दिया है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति की आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गलत दिया है। व्यक्ति कारक, व्यक्ति, वातावरण, समाज एक दूसरे को प्रभावित करता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये क्वेश्चन जो होता है फरवरी में सारा क्वेश्चन हुआ था ऑनलाइन शिफ्ट में। 7 फरवरी को ये है, 2023 में हुआ था, ऑनलाइन शिफ्ट है। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।